अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मियाँ साहब की बहुत सारी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि जब किसी बात पे अड़ जाते हैं तो वो जजेस के साथ भी अड़ जाते हैं। और उसी तरह का एक लीगल पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। और जब मैंने मियाँ साहब को ज्वाइन किया तो अमूमन हमें जो पढ़ाया जाता है वो यही था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होता रहता है। मियाँ साहब ने उसमें एक नई चीज़ ऐड की कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता। और जब हम बड़े सीनियर लॉयर से ही बात करते हैं या बड़े जो बहुत रिगरसली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके साथ भी ये डिबेट काफ़ी देर चलती रही। तो आज सोचा कि मियाँ साहब के साथ इस पर एक डिटेल डिस्कशन की जाए और आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। मैं हूँ विशाल शाकिर और मियाँ साहब से इस पे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। ऐसा एक पॉइंट पे आप जब अड़ते हैं ना तो वो फिर यहाँ दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो पॉइंट नहीं हिलता। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की क्या स्टोरी है, क्या है ये बर्डन ऑफ प्रूफ और कब शिफ्ट होता है? अच्छा, अभी आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपनी इस बात को जो मैं कह रहा था। पहली बात, ये QSO सीरीज का एक लेक्चर जो था फंसा हुआ था मेरे दिमाग में, तो आई थॉट कि इसको होना चाहिए जी। बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने के लिए विशाल जी आपको लैटिन एक फ्रेज है या मैक्सिम है उसको समझना पड़ेगा। ई क्वी अफर्मेट नॉन ई क्वी नेगेट इनकम्बेंट प्रोबेशो, व्हिच सेज ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव इट, ही हु डिनाइज नीड नॉट टू प्रूव इट। And that's exactly Article 117 of QSO says. अगर आप इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखें बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने के लिए, तो जजमेंट्स को उठाएं, राइटर्स को देखें, सीनियर्स को सुने, तो वो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ को कंफ्यूज कर जाते हैं ओनर्स टू प्रूफ के साथ। मेरी बड़ी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक हो गया। आर्टिकल 117 भी यही कहता है आपको, ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव इट, ही हु डिनाइज नीड नॉट टू प्रूव इट। हु असर्ट्स इन एनी कन्वेंशनल क्रिमिनल केस, कंप्लेनेंट। हु असर्ट्स इन एनी कन्वेंशनल सिविल केस, plaintiff, then he has to prove it. Yes. And he who denies need not to prove it. Okay, fair enough. इन्हीं लॉयर्स को, जजमेंट्स को, फिलोसोफर्स को देखें तो वो ना सिर्फ बर्डन को ओनर्स के साथ कंफ्यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड को भी बीच में ले आते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को। दोनों के थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, थ्रेशोल्ड ही डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस थायर एक बहुत बड़ा नाम है, यानी मैंने बहुत अदब के साथ या फजल करीम को पढ़ा एविडेंस के ऊपर, या मैंने फिप्सन को पढ़ा, या बेंथम को देखा, या विगमोर को थोड़ा बहुत पढ़ा। इनका एक बहुत गोल्डन थ्रेड है, यानी एविडेंस लॉ का एक गोल्डन थ्रेड है, जो गोल्डन प्रिंसिपल है, ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव इट। और वो ये कहते हैं, अगर थायर को देखें तो थायर कहता है कि कंफ्यूजन वहां पे खड़ी होती है जहां पे आप ये कहते हैं, और वो कहता है कि मैं बर्डन ऑफ प्रूफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, और उसकी इस डिवीजन के साथ ही कंफ्यूजन भी खड़ी हो जाती है। वो कहता है एक लीगल बर्डन है, एक एविडेंशियल बर्डन है। ठीक है। एक लीगल बर्डन है, एक एविडेंशियल बर्डन है। लीगल बर्डन क्या है? ही हु असर्ट्स, और वो कम व्हाट में, दीवानी, फौजदारी, जो भी वकालत है उसके अंदर कभी शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि उसी ने आके असर्ट करवाना है। विशाल जी, मुझे एक बात बताओ, आप एक फौजदारी मुकदमे में अदालत के पास किस लिए आते हैं? सजा के लिए। That your right must be acknowledged, which is infringed by the opposite party. Yes. That is accused. For example, if I kill you, तो आपके घर वालों ने पर्चा मेरे पे कराया कि हमें राइट टू लाइफ, मेरे औलाद का इन्होंने, इस बंदे ने ये इन्फ्रिंज किया, उसकी कॉम्पनसेशन इन शेप ऑफ सजा दी जाए। और आप दीवानी अदालत में क्यों जाते हैं? राइट्स और लायबिलिटीज को एक्नॉलेज करवाने के लिए, अप्रिशिएट करवाने के लिए, एडमिट करवाने के लिए। सो इसी तरह जब आप अपना राइट एडमिट करवाना है, एक्नॉलेज करवाना है, फौजदारी मुकदमे में दैट इज अप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज इन शेप ऑफ जजमेंट लीडिंग टू कन्विक्शन एंड सेंटेंस। बिल्कुल। इन दीवानी मुकदमा
इट इज इन शेप ऑफ जजमेंट, डिक्री एंड एग्जीक्यूशन। बिल्कुल ठीक हो गया, तभी आके आपका होगा राइट का एस्टैब्लिश होगा। तो इस वजह से दीवानी वकालत के अंदर 117 को पढ़े, बहुत सारे लोग यहां पे उनके दिमाग में 122 और 129 की इलस्ट्रेशन बी आ रही होगी। अच्छा, उसको समझने के लिए बड़े आसानी से आप पैनामा जजमेंट को पढ़ लें, जो आसिफ सईद खान खोसा ने आर्टिकल 117 को 122 के साथ, 129 के साथ, उसके बाद सेक्शन 2 के आर्टिकल 2 के साथ और रेड इन करके बताया, और उसके अंदर बताया कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये कभी शिफ्ट नहीं होता। बहुत सारे आपकी ऑडियंस के अंदर लोग ये आर्ग्यूमेंट लेते होंगे या सोच रहे होंगे कि सर अगर मैंने सेल्फ डिफेंस ले लिया, दैट मीन्स नाउ यू आर असर्टिंग समथिंग, डिफेंस लिया। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर अगर आपने प्ली ऑफ एलिबाई ले लिया, दैट मीन्स नाउ यू आर असर्टिंग समथिंग। छोटी से छोटी मैजिस्ट्रियल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, वो कहती है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ। नो, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। Prosecution has to stand on its own leg, because they are the ones who have come to the court of law to assert something which they feel like is being infringed by that other opposite party. Now they want that acknowledgement in shape of sentence or conviction. Now they are asserting. In response to that, the accused is denying it. Okay, first of all, I have not done it. Second of all, at the time when you are saying I have done it, I was not here. So the first part is the denying part. The second part is the one which is the plea or claim. Claim, या जिसको मैं फौजदारी वकालत में कहता हूं, it's your defense. वो plea of alibi में भी हो सकता है, या अगर आपने जनरल एक्सेप्शन का को ले लिया, आपने इनकैपेसिटेशन ऑफ ले लिया, इंटॉक्सिकेशन का ले लिया, जो भी 76 से 106 तक के करीब आपके पास अवेलेबल है। द फर्स्ट फेज ऑफ एवरी डिनायल इज आई हैव नॉट डन इट, हाउ एवर। अच्छा, जनरल एक्सेप्शन पे मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ी रिजर्वेशन है। आई से दोज सेक्शन फ्रॉम 76 to 106 आर justification and excuses and acceptance of committing something. Yes. ठीक है ना, वो that's not denial. That's not denial. That is justification. There incorporates the excuses of commission of crime. Yes. So that's how it operates. So in that regard, the first phase is the denial phase. The second phase is something other ones. जजमेंट्स भरी पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की, और मैं इस पावर पॉइंट के इस वीडियो के एंड पे लगा भी दूंगा सारी, जो कहती हैं कि मुल्जम चाहे 150 प्ली ले ले, 150 डिफेंस ले ले, 150 असर्शंस ले ले, करना प्रोसिक्यूशन ने साबित। अच्छा, अब बहुत सारे लॉयर्स यहां पे स्टैंडर्ड को घुसेड़ देते हैं। वी नो फॉर अ फैक्ट कि फौजदारी वकालत में जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, that is with the accused, that is a standard. yes. अच्छा, उसके बाद जो आपका जो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस का जो स्टैंडर्ड है, दैट इज फॉर सिविल वकालत। यहां पे मुझे प्रिज्यूम कर लिया गया। अच्छा, जब आप विटमैन को पढ़ें, थायर को पढ़ें, तो वहां वो ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कहा कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, नॉट बियॉन्ड रीजन, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी लीगल कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। जब ज्यूरर्स हुआ करते थे तो उन्हें ये होता था कि ऊपर जाके, यानी उनके बिलीफ के मुताबिक हम खुदा को क्या जवाब देंगे, तो फिर ये क्रिश्चियन थियोलॉजी में आया कि आपके सामने जो भी बंदा आए फॉर पर्पस ऑफ गिविंग अ जजमेंट कि जी इसको सजा देनी है, जजा करनी है, तो तुम प्रिज्यूम कर लो कि वो बेगुनाह है जब तक के प्रोसिक्यूशन या क्लेम करने वाला ये साबित ना कर दे कि ये गुनहगार आदमी है। क्योंकि वर्ल्ड लीगल सिस्टम हमने पढ़ा था कि इन सम सोसाइटीज इट वाज गिल्टी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। यस। अच्छा, मैं उसकी भी एग्जांपल आता हूं। अच्छा, यहां तक कि बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने के लिए मेरा यह मानना है कि जो थायर ने डाइसेक्शन की है, थायर ने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ की दो किस्में हो सकती हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। एक लीगल बर्डन है विच नेवर शिफ्ट, हाउ एवर एविडेंशियल बर्डन टू शिफ्ट। अब एविडेंशियल बर्डन जो है बेसिकली ही इज रेफरिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज इंसिनुएटिंग अबाउट ओनस।
फॉर एग्जाम्पल, मैं आई गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारे यहां मेरा अपना जाती ये मानना है कि अगर आप देखें फौजदारी वकालत बहुत सारी परसेप्शंस पे भी बेस करती है। कि फर्ज करें आपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्ली ऑफ एलिबाई ली, फॉर इंस्टेंस आपने उसके बाद क्या कहते हैं अदालत के अंदर प्ली ऑफ एलिबाई ली या सेल्फ डिफेंस ले लिया, तो 342 के अंदर आपसे जब पूछा जाता है व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू, तो अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में ये कुछ ऐसा डिफेंस या वो कुछ लिया और वहां पे नहीं लिया, आपने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो डिफेंस है, एक तो डिफेंस है आई हैव नॉट डन इट, दूसरा सप्लीमेंट्री डिफेंस ये भी है आपका कि मैं जस्टिफाइड था ये करने में, मैं एक्सक्यूजेबल था ये करने में। आप सजेशंस देंगे अपने डिफेंस को, सजेशंस देंगे। सो आपने सजेशंस में अपना पुट करना होता है डिफेंस। सो इफ यू हैव नॉट डन इट, ऑल्दो जजेस से दैट उसका कोई एडवर्स आपने इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं करना, प्रोसिक्यूशन नहीं साबित करना है, तो जो थायर बात कर रहा है एविडेंशियल बर्डन की, दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ओनस। ठीक है, बहुत सारी जजमेंट्स आपको मिलेंगी कि भाई आपने अगर सेल्फ डिफेंस लिया है तो आप साबित करो। अच्छा, फौजदारी ट्रायल में साबित करने का मैकेनिज्म क्या है? या आप क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस एस्टैब्लिश करेंगे, 342 के अंदर रिप्लाई टू क्वेश्चंस के अंदर एस्टैब्लिश करेंगे, या 340 सबसेक्शन 2 की प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हुए आप लेके कभी नहीं करनी वो I always advise against it. Why to take a burden? Why to take a burden? I don't have to. When the law has postulated the burden on prosecution, why should I take a burden? But there are scenarios, बहुत सारी NAP proceedings के अंदर डिफेंस एविडेंस आती है, बहुत सारे केसेस के अंदर डिफेंस एविडेंस आती है। अच्छा, जब डिफेंस एविडेंस आएगी उस वक्त जो बर्डन का मैकेनिज्म होगा वो लीगल और एविडेंशियल के मुताबिक ही ऑपरेट करेगा, जो मैंने डायसेक्शन किया। बट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर दिया अपने हद तक, मैंने डिफेंस के अंदर अपना भी डिफेंस साबित कर लिया, व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द केस? The benefit would go to the accused. Accused. Why? Because I have made the court, not lightly saying, I have made the court confused. कि उसने जो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित किया था, अब मेरा भी एस्टैब्लिश हो गया, तो उस सिनेरियो में टिंज, टेंट, डेंट, रीजनेबल डाउट से जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से केस बाहर निकल गया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना। सो उस सिनेरियो के अंदर देयर कम्स अ पोजीशन कि जहां पे benefit goes to the accused. And for sake of argument, prosecution did establish its case और मैंने अपना डिफेंस एस्टैब्लिश नहीं किया, तो क्या जज साहब ये लिखेंगे चूंकि इसने डिफेंस लिया था, एस्टैब्लिश नहीं कर सका, लिहाजा इसको मैं सजा दे रहा हूं? नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। द जज विल ऑलवेज एंड शैल ऑलवेज से कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। चलो, मेरा ये मानना है, यानी सबसे हार्डकोर लिटिगेशन जिसको आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जब बर्डन ऑपरेट करता है, तो वो आपके पास नारकोटिक्स की हो सकती है, जिसके अंदर आपके पास बहुत कम रूम है खेलने के लिए। नारकोटिक हो, नैब हो, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कोई हो, या कोई दीवानी दावा हो, व्हाट शिफ्ट्स इज द ओनर्स। लीगल बर्डन इज ऑलवेज स्टैटिक एंड इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इट नेवर शिफ्ट्स। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी हमारे सिविल हमारी केस के अंदर विच वाज प्रोसीडिंग एक्स पार्टी, तो जब हमने एविडेंस दे दिया, इट वाज अनरिपोर्टेड, देन स्टिल द जज सेड दैट द प्लेंटिफ हैड टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग, और आप इसका एडिशनल एविडेंस देके अगर कुछ करना चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू। विशाल जी, दावे को साबित करना प्लेंटिफ का काम है, लेकिन उसी दावे के अंदर जब जवाब दावा आता है और इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, OPP, that is the onus, that is the evidential burden which is shifting on the defendant, that is the evidential burden which is going on the plaintiff, but legal burden to prove the dawa is upon the plaintiff, is on the plaintiff, and that's how it operates in the Faujdari Wakalat. In simpler terms, the legal burden would be the backbone of the case, and the evidential burden would be the limbs of that body. No. ठीक है. It's again, you're confusing it. Whoever comes to the court must prove it. He has to establish its case irrespective of every or any technicalities. This is the simplest answer to your question. And if you deny it, then the plaintiff or the prosecution has to prove it. Accused doesn't have to prove it.
just have to deny it. I'm not saying it. Article 117 of the QSO says it. That's how it is. However, इस वीडियो के एंड पे मैं अपनी पावर पॉइंट भी लगा दूंगा ताकि आपको डिटेल स्टडी का मौका मिल जाए, और कुछ जजमेंट्स भी हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू आवर ऑडियंस। और इस लास्ट नोट पे हम खत्म करेंगे दैट ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव इट एंड ही हु डिनाइज नीड नॉट टू प्रूव। थैंक यू सो मच।